बच्चों, मेरा नाम एकता है और आज हम पढ़ेंगे ये चैप्टर किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। क्या? तो ये चैप्टर भी शुरू होता है एक छोटी सी स्टोरी से। ऐसा था कि एक शंकरन नाम का बच्चा, ठीक है, तो वो एक दिन उठा और देखा कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स रेडी हो रहे हैं वोटिंग करने के लिए। ठीक है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स सबसे पहले पहुंचना चाहते थे पोलिंग बूथ। शंकरन जानना चाहता था कि वो इतने एक्साइटेड क्यों थे। तो फिर उसके ग्रैंडफादर ने उसे ये चीज एक्सप्लेन किया कि आज हम अपने रूलर्स खुद चुन सकते हैं, इसलिए उसके ग्रैंड पेरेंट्स एक्साइटेड। ठीक है, अब आज वो अपने रूलर्स हम अपने रूलर्स खुद चुन सकते हैं। ये क्यों इतनी अच्छी बात है, यही समझने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। ठीक है, ऐसा था कि पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि जो वोटिंग से नहीं रूलर्स चुने जाते थे, पहले राजाज होते थे। ठीक है, वो उन्हें भी लोग ही चुनते थे जिन्हें जन कहते थे। ठीक है, पर ऐसा हुआ कि 3000 साल पहले कुछ चेंजेस हुए इस तरीके में जिससे ये राजा चुने जाते थे। अब जो राजा थे उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता था बिग सैक्रिफाइसेस जो वो परफॉर्म करते थे उससे। एक जो ये सैक्रिफाइसेस में से जो एक सैक्रिफाइस था वो था हॉर्स सैक्रिफाइस, जिसे अश्वमेधा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा होता था कि एक हॉर्स को छोड़ दिया जाता था घूमने के लिए। ठीक है, अब वो हॉर्स अगर दूसरे किंगडम में गया, ठीक है, जो जो किंगडम दूसरे राजा के, और उसे रोका गया तो उन राजा को ये राजा से लड़ना पड़ता है। ठीक है, जिसका वो हॉर्स है। अगर उन्होंने हॉर्स को पास करने दिया तो इसका मतलब हुआ वो इस राजा को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अब ये राजा ही सैक्रिफाइस परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये राजा उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, राजा जो था वो रिचुअल्स में, सैक्रिफाइसेस के रिचुअल्स में सेंट्रल फिगर होता था, उसका स्पेशल सीट होता था। ठीक है, जो एक थ्रोन होता था टाइगर स्किन का। ठीक है, उसका जो चैरियटर था वो उसका कंपेनियन होता था बैटलफील्ड, वो उसके एक्सप्लॉइट्स को देखता और उसके टेल्स ऑफ ग्लोरी को चैंट करता। जो दूसरे राजा रहते थे वो फिर बस स्पेक्टेटर्स रह जाते थे, उन्हें बस बैठ के ये सब परफॉर्मेंस देखना रहता था सैक्रिफाइस में। ठीक है, उस राजा की जो सेंट्रल फिगर था जिसे सबसे स्ट्रॉन्ग माना गया, उसकी वाइफ्स और सन्स भी कुछ माइनर रिचुअल्स परफॉर्म करते। ठीक है, जो ऑर्डिनरी पीपल रहते थे उन्हें विश या वैश्य कहते हैं, वो गिफ्ट्स लाते थे। ठीक है, और जो शूद्रास रहते थे उन्हें प्रीस्ट्स इन रिचुअल्स में आने नहीं देते थे। शूद्रास कौन होते हैं आप सोच रहे हैं? ये समझने के लिए हम समझेंगे वर्णास क्या होते हैं। नॉर्थ इंडिया में कंपोज हुए हुए कई कई बुक्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट, स्पेशली
जो एरियाज गंगा और यमुना से ड्रेन्ड रहती थी, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना वेदास के बारे में, इसी पीरियड। ठीक है, इन बुक्स को हमेशा अक्सर वैदिक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऋग्वेदा के बाद कंपोज हुए थे। ऋग्वेदा के बारे में ही हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इनमें आते हैं आपके सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, और भी कुछ बुक्स। ठीक है, ये बुक्स को प्रीस्ट्स ने कंपोज किया था और डिस्क्राइब किया था कि कैसे रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं इन्हीं बुक्स में। इन बुक्स में रूल्स भी रहते थे सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स रहते थे, priests, warriors, farmers, herders, traders, craftspersons, laborers, fishing folk, and forest people. ठीक है, priests जो थे वो सारे लोगों को दो ग्रुप, चार ग्रुप में डिवाइड कर दिए थे, और इन्हीं ग्रुप्स को बोलते हैं वर्णास। ठीक है, हर वर्णा का अलग अलग फंक्शन रहता था, काम रहता था। पहला जो वर्णा था वो था ब्राह्मण का। ब्राह्मण से एक्सपेक्टेड रहता था कि वो स्टडी करेंगे या टीच करेंगे, वेदास को पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, वेदास को सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करेंगे, गिफ्ट्स उन्हें मिलेगी। जो दूसरा ग्रुप था वो था क्षत्रिय। क्षत्रिय से एक्सपेक्टेड रहता था कि वो बैटल्स फाइट करेंगे, लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। तीसरा ग्रुप रहता था वैश्य या वैश्यास। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड रहता था कि ये होंगे फार्मर्स, हर्डर्स या ट्रेडर्स। जो क्षत्रियाज और वैश्यास थे वो भी सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कर सकते। ठीक है, लास्ट ग्रुप रहता था वो था शूद्रास। इन इनसे एक्सपेक्टेड रहता था कि ये दूसरे ग्रुप्स को, बाकी तीनों ग्रुप्स को सर्व करेंगे और इन्हें रिचुअल्स नहीं परफॉर्म करने दिया जाता। वुमेन को भी इसी ग्रुप में डाला जाता था, मतलब एक ही साथ इन दोनों ग्रुप को देखा जाता था। दोनों ही ग्रुप को वेदा स्टडी करने का भी परमिशन नहीं रहता। प्रीस्ट्स ये भी कहते थे कि ये जो ग्रुप्स है ये बेसिस ऑफ बर्थ पे डिसाइड होता है। ठीक है, उन्होंने कुछ लोगों को अनटचेबल भी टर्म लेबल कर दिया। इसमें आते थे आपके क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स एंड गैदरर्स, और दूसरे लोग भी जो हेल्प करते थे, बरियल्स और क्रिमेशन। ठीक है, ऐसा किया था प्रीस्ट। बहुत लोगों को ये सब, ये सिस्टम नहीं पसंद था, ये सिस्टम ऑफ वर्णा जो ब्राह्मण्स ने बनाया। किंग्स को लगता था वे प्रीस्ट से सुपीरियर है, दूसरों को लगता था कि बर्थ के बेसिस पे काम नहीं डिसाइड करना चाहिए कि लोग का क्या काम करेगा। कुछ लोगों को लगता था कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए लोगों में काम बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन पे। और फिर दूसरों को लगता था कि सबको रिचुअल्स परफॉर्म करने मिलना चाहिए। फिर कुछ लोग इसको कंडेम करते थे बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। सब कॉन्टिनेंट के कई एरियाज में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, वहां पे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस इतने शार्प नहीं थे जितना प्रीस्ट्स बनाना चाहते थे। तो फिर प्रीस्ट्स का इन्फ्लुएंस भी वहां पे नहीं। ये देखिए, ये है पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, ये बहुत ही फाइन रहता था टच करने के लिए, नाइस स्मूथ सर्फेस रहता था। अब हम पढ़ेंगे जनपदार्थ के बारे में।
जो राजा बड़े सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे उन्हें अब राजाज ऑफ जनपदास माना जाता था rather than जनास। हमने पढ़ा था ना, राजा हुए जन के, जो जिन्हें जन मतलब हुआ पीपल, तो पीपल चूज करते थे राजा। ठीक है, तो अभी ये जो जनपदास के राजा, तो हमने देखा कि ये हुए वो जो बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जनपदा का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वह लैंड जहाँ पे पीपल रहते हैं। ठीक है, जन सेटेड फूड एंड सेटल्ड डाउन। आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारे सेटलमेंट्स के बारे में पता चला है। पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर मीरठ में, अतरंजी खेड़ा इताह में। कुछ जो इम्पोर्टेंट जनपदास है वे हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए आपका हस्तिनापुर। फिर वैसे ही सारा ये है इम्पोर्टेंट जनपदास, महाजनपदास एंड सिटीज। ठीक है, इन्हीं सब जगहों के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला है कि लोग इन सेटलमेंट्स में हट्स में रहते थे, कैटल रखते थे, एनिमल्स रखते थे। वो अलग अलग तरह के क्रॉप्स भी ग्रो करते थे, जैसे राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, सीजन, मस्टर्ड। वो अर्दन पॉट्स भी बनाते थे, हमने अभी देखा ना, पेंटेड ग्रे में, कुछ जो ग्रे में होते थे कलर में, कुछ रेड होते थे। फिर पॉटरी भी बनाते थे। जो एक हुआ जो अभी हमने देखा पेंटेड ग्रे में, ग्रे पॉट्स पे डिजाइन्स रहता था, सिंपल लाइन्स और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। अभी हमने जनपदास के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं महाजनपदास के बारे में। ऐसा हुआ 2500 ईयर्स अगो कि कुछ जनपदास ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए दूसरे जनपदास से। इन्हीं जनपदास को अब कहते हैं महाजनपदास। ठीक है, अभी हमने मैप में देखा इनमें से कुछ। ज्यादातर महाजनपदास के कैपिटल सिटी होते थे। ठीक है, और काफी सारे फोर्टिफाइड होते थे। फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है कि चारों तरफ बड़े बड़े वॉल बन जाते थे, वुड के बना दिए जाते थे, ब्रिक के, स्टोन के। ठीक है, तो फिर जब ये सब बनेंगे तो फिर उन्हें कहेंगे फोर्टिफाइड। फोर्ट्स बनते थे प्रोबेबली ताकि लोग जो अटैक से डर रहे हैं उन्हें प्रोटेक्शन मिले। कुछ रूलर्स बनाते थे ये अपना richness and पावर दिखाने के लिए, अपना वेल्थ एंड पावर दिखाने के लिए। ऐसा था कि लैंड और पीपल जो फोर्टिफाइड एरिया में रहता था वो किंग इजिली कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन ऐसा बड़ा बड़ा वॉल्स बनाने के लिए बहुत प्लानिंग चाहिए होती थी और इनॉर्मस लेबर, प्लानिंग और लेबर बहुत चाहिए होता था फोर्ट्स के लिए। फिर इन नए राजाज ने आर्मीज भी मेंटेन करनी शुरू कर दी। आर्मीज मेंटेन करने के लिए उन्हें सोल्जर्स को रेगुलर सैलरीज पे करनी होती थी, जो कि कभी कभी पंच मार्क पॉइंट्स के रूप में की जाती थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि टैक्सेस की शुरुआत हुई। टैक्सेस की शुरुआत मेनली हुई इन रूलर्स ऑफ महाजनपदास के द्वारा ह्यूज फोर्ट्स बनाने के लिए और बड़ी आर्मी बनाने, मेंटेन करने के लिए। उन्हें ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए थे।
और उन्हें ऑफिशियल्स चाहिए थे इन रिसोर्सेज को जमा करने के लिए। रिसोर्सेज क्यों चाहिए थी? पोर्ट्स बनाने के लिए और आर्मीज मेंटेन करने के लिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लोगों के गिफ्ट पे डिपेंड करने की जगह, जैसे राजास करते थे जनपदास के केस में, उन्होंने स्टार्ट कर दिया रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट करना। अब टैक्सेस क्या चीज पे होते थे? टैक्सेस होते थे क्रॉप्स पे। ठीक है, टैक्सेस लेबर के रूप में भी हो सकते थे, जो कि क्राफ्ट पर्सन के लिए था। वो एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस के रूप में भी हो सकते थे, जो कि हर्डर्स के लिए था। फिर वो गुड्स पे होते थे। फिर हंटर्स एंड गैदरर्स का टैक्स होता था उनके फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। सब में से थोड़ा थोड़ा राजा को देना रहता था इन लोगों को। फिर एग्रीकल्चर में क्या चेंज हुआ? दो मेजर चेंजेस थी। एक थी ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लाउशेयर्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ हैवी क्लेई सॉइल को ज्यादा अच्छे से टर्न ओवर किया जा सकता था आयरन प्लाउशेयर्स से एज कंपेयर टू वुडन प्लाउशेयर्स, ताकि ज्यादा ग्रेन प्रोड्यूस हो। और दूसरा चेंज हुआ कि लोगों ने शुरू कर दिया पैडी ट्रांसप्लांट करना। इसका मतलब सीड्स को स्कैटर करने के जगह ग्राउंड पे, जिससे प्लांट स्प्राउट हो, सैपलिंग्स ग्रो किए जा रहे थे और फिर उसे प्लांट कर दिया जा रहा था फील्ड में। इससे हुआ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, क्योंकि ज्यादा प्लांट सरवाइव कर पाए। बट ये बहुत ही मुश्किल काम था, तो फिर इस काम के लिए स्लेव मेन और वुमेन को, दासाज और दासीज को एम्प्लॉय किया जाता था, या फिर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स को। अब हम देखेंगे मगधा को, जो कि एक इम्पोर्टेंट महाजनपद है 200 साल तक के लिए। यहाँ पे रिवर्स रहती थी मगधा में, जिनमें आते हैं आपके गंगा और सोन। तो ये रिवर्स क्यों इम्पोर्टेंट? ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर के लिए और लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए। अब मगध के कुछ पार्ट्स फॉरेस्टेड भी थे। इससे क्या फायदा था? फॉरेस्ट में जो एलिफेंट्स रहते थे उन्हें कैप्चर करके ट्रेन किया जाता था आर्मी के लिए। फॉरेस्ट में वुड भी मिलता था, जिससे हाउसेस, कार्ट्स, चैरियट्स बिल्ड किए जा सकते थे। आयरन और माइंस भी रहती थी मगध में, जिनसे स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनते थे। ठीक है, तो अब मगध में एक इम्पोर्टेंट महाजनपद है, तो इसके 3-4 फीचर्स हमें पता चले यहाँ के। रिवर्स, फॉरेस्ट और आयरन और माइंस का वो लोग कैसे फायदा उठाते थे। मगध के दो बहुत पावरफुल रूलर्स जिनके बारे में हमें जानना चाहिए हुए बिंबिसरा और अजातशत्रु। ठीक है, इन्होंने जनपदास को कंकर करने के लिए पूरी कोशिश की। फिर एक नंदा भी एक इम्पोर्टेंट रूलर। ठीक है, इसने क्या किया? इसने अब यहाँ का कंट्रोल को नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक एक्सटेंड किया। राजगृह जो बिहार में, वो एक इम्पोर्टेंट कैपिटल थी काफी सालों तक मगध की। बाद में ये कैपिटल शिफ्ट हो गया था पाटलिपुत्र में। एक अलेक्जेंडर नाम का रूलर था यूरोप का। ये वर्ल्ड कंकरर बनना चाहता था। उसने वो नहीं कर पाया वर्ल्ड को कंकर, पर उसने काफी सारे पार्ट इजिप्ट और वेस्ट एशिया के किए थे कंकर। इंडिया भी आया था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यहाँ बैंक्स ऑफ बियर्स था। पर जब वो यहाँ आए, सोल्जर्स जब यहाँ आए उसके, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया आगे जाने से बियर्स के, क्योंकि वो लोग डर गए थे। उन्होंने सुना था कि इंडिया के रूलर्स
के वास्ट आर्मीज होते थे, फुट सोल्जर्स, चैरियट्स और एलिफेंट्स। हमने मगध देखा, अब हम देखते हैं वज्र को। ये भी एक इम्पोर्टेंट किंगडम था, ठीक है। इसका कैपिटल था वैशाली में, बिहार। और ये दूसरे गवर्नमेंट के अंदर था, दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसे कहेंगे गना या फिर संघा। गना या संघा में होते थे बहुत सारे रूलर्स, ठीक है। लेकिन इवन तो ढेर सारे रूलर्स होते थे, सबको राजा ही कहा जाता था। राजा रिचुअल्स परफॉर्म करते थे एक साथ, असेंबलीज में मीट करके वो डिसाइड करते थे क्या करना है, डिस्कशन और डिबेट से। पर यही था कि इसमें विमेन दासास, कमकरंस, ये सब नहीं पार्टिसिपेट कर सकते थे। जो बुद्धा और महावीरा था, दोनों बिलोंग करता था गणास या संघास में, ठीक है। बुद्धा और महावीरा के बारे में तो आपको पता है ना। हमें वज्जीस के बारे में पता चलता है दीघा निकाया से, जो कि एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट बुक है, ठीक है। इसमें हम इस एपिसोड के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे अजाता शत्रु एक बार वज्जीस को अटैक करना चाहता था। तो उसने एक मिनिस्टर को भेजा था, और जिसका नाम था वसाकरा, बुद्धा के पास, ठीक है, एडवाइस के लिए। तो बुद्धा ने पूछा कि क्या वजीज फ्रीक्वेंटली फुल असेंबलीज में मिलती है। तो वजीज के लोग, तो फिर उसने सुना कि हाँ। तो इसने बोला कि वजीज तब प्रॉस्पर करेगी काफी समय, क्योंकि वो फुल और फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज होल्ड करती है, एक साथ वहाँ के लोग रहते हैं, एस्टैब्लिश्ड रूल्स फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लिसन करते हैं एल्डर्स को। वहाँ की वुमेन को फोर्स नहीं किया जाता है, कैप्चर नहीं किया जाता है। चैत्यास जो कि लोकल श्राइन्स रहते हैं, उन्हें अच्छे से मेंटेन किया जाता है टाउन और विलेजेस दोनों में। जो वाइज सेंट्स रहते हैं, जो कि डिफरेंट बिलीव्स फॉलो करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट किया जाता है, अलाउ किया जाता है एंटर करने के लिए और कंट्री को लीव करने के लिए भी फ्रीली। तो राजा जो पावरफुल किंगडम्स के थे, उन्होंने ट्राई किया कंकर करने का संघास को, ठीक है। पर तब भी जो ये संघास था, जिसमें वाजिज जिसका जिस टाइप का गवर्नमेंट फॉलो करता था, वो काफी साल तक रहे, जैसा कि बुद्धा ने प्रेडिक्ट किया था। 1500 अगो था जब लास्ट गनास या संघास को गुप्ता रूलर्स ने कंकर कर दिया। अब हम देखते ग्रीस और एथेंस को। ऐसा था कि 2500 अगो जो एथेंस था, वहां पे एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था जिसे डेमोक्रेसी कह सकते हैं एक तरह से। ये 200 साल तक रहा। यहाँ पे सारे लोगों, सारे मेन को जो कि एज ऑफ 30 के थे या उससे ऊपर, उन्हें फुल सिटीजन्स की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता था। यहाँ पे असेंबलीज बनती थी, जो कि अब एटलीस्ट 40 टाइम्स एक साल में मिलती थी इम्पोर्टेंट मैटर्स पे डिसाइड करने के लिए। सारे सिटीजन्स अटेंड कर सकते थे इन मीटिंग्स को। पता है ना, सिटीजन्स सारे फ्री मैन रहते थे जो एज ऑफ 30 के ऊपर, ठीक है। अपॉइंटमेंट काफी सारे पोजीशंस के लिए लॉटरी के थ्रू होती थी। ये एक्सपेक्टेड रहता था कि सिटीजन्स आर्मी को सर्व करेंगे और नेवी को भी सर्व करेंगे, पर वुमेन को सिटीजन्स नहीं कंसिडर किया जाता था। फॉरेनर्स को भी नहीं किया जाता था, उनके पास भी सिटीजन्स वाले राइट्स नहीं होते थे। और स्लेव्स को भी नहीं किया जाता था। इसीलिए हमने कहा कि ये पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं थी, पर कुछ डेमोक्रेसी के तरह की थी, क्योंकि दूसरे जगहों से ज्यादा यहाँ पे था।
इक्वालिटी। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा किंगडम, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। हमने पढ़ा राजास के बारे में कि उन्हें लोग चुनते थे। हमने पढ़ा सैक्रिफाइसेस के बारे में, पर्टिकुलरली हॉर्स सैक्रिफाइस के बारे में। हमने पढ़ा कैसे राजा सेंट्रल फिगर होते थे जो कि सैक्रिफाइस में बैठते थे, दूसरे राजा भी बैठते थे। हमने पढ़ा कैसे शूद्रास को एक्सक्लूड किया जाता था इन सैक्रिफाइस से। हमने वर्णा सिस्टम के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कैसे प्रीस्ट ये सब चीज डिटरमाइन करते थे और कैसे लोग प्रीस्ट को अपोज भी करते थे। हमने जनपदास के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कैसे जनपदास में राजा लैंड को, जहाँ पे लोग रहते थे, उसे रूल करते थे। हमने पढ़ा कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सारी सेटलमेंट्स को के बारे में ढूंढा है। हमने कई सारे सेटलमेंट्स के बारे में देखा। हमने पेंटेड ग्रेवेयर के बारे में देखा। हमने महाजनपदास के बारे में पढ़ा कैसे कुछ जनपदास बन गए महाजनपदास क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट थे दूसरे से। हमने उसके कैपिटल सिटी के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कैसे बहुत सारे फोर्टिफाइड रहते थे। हमने पढ़ा कैसे फोर्ट्स बनते थे और आर्मीज मेंटेन करते थे रूलर्स ऑफ महाजनपद, कैसे उसके लिए उन्हें टैक्सेस कलेक्ट करने होते थे। टैक्सेस वो कैसे कलेक्ट करते थे, किस पे कलेक्ट करते थे? क्रॉप्स पे करते थे, गुड्स पे करते थे, क्राफ्ट्समैन लेबर से करते थे, हर्डर्स एनिमल प्रोड्यूस से करते थे, हंटर्स गैदरर्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस से करते थे। हमने पढ़ा एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस हुए। हमने पढ़ा कैसे वो आयरन फ्लशेस यूज करने लगे, कैसे वो ट्रांसप्लांट करने लगे पैडी को। हमने मगध किंगडम के बारे में पढ़ा, मगध किंगडम के फीचर्स को देखा, वहां पे कैसे वो रिवर्स फॉरेस्ट और आयरन और माइंस को यूटिलाइज करते थे। वहाँ के पावरफुल रूलर्स के बारे में पढ़ा। हमने फिर वज्जी के बारे में पढ़ा, वज्जी का कैसे एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था जिसे गना या संघा कहते थे, जिसमें ढेर सारे रूलर्स रहते थे। हमने फिर पढ़ा बुद्धा और महावीरा कैसे रहती थी, कैसे वज्जी से बिलोंग करते थे। हमने दीघा निकाया के एक एपिसोड के बारे में पढ़ा जिसमें बुद्धा वज्जी के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। फिर हमने एथेंस के डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा जो कि एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं। इसके साथ होता है हमारा ये चैप्टर खत्म।